Hello students, welcome back to our science series for class 10th. In this video, we are going to discuss the topic nutrition in human beings. ठीक है, आदमी जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, कैसे वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद कहाँ कहाँ उसका डाइजेशन होता है, कहाँ कहाँ उसे जाना पड़ता है. Now, the alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus. जो alimentary canal है वो काफी लंबी ट्यूब होती है माउथ से anus तक. फिगर 6.6 फिगर में देख लीजिएगा. Now this is the alimentary canal. माउथ से लेकर जो anus तक एंड होती है. ठीक है, this long tube is known as alimentary canal. It has a different parts, specialized parts हैं, उनका function different है. Now we can see that tube has different parts. अलग-अलग parts है इस tube के. Various regions are specialized to perform different function. इसके अलग-अलग region हैं, उनके function भी different है. What happen to the food once it enters our body? अगर एक बार भोजन हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो उसके साथ क्या होता है? We shall discuss this process here. तो इस process को यहाँ discuss करेंगे हम. Now, before that, just do one activity, that is activity 6.3. Take 1 ml starch solution, 1% in test tube A and B. तो मैंने starch solution test tube A और test tube B दोनों में ले लिया. Add 1 ml saliva to test tube A. मैंने 1 ml saliva test tube A के अंदर डाल दी. ठीक है, and leave both the test tube undisturbed for 20 to 30 minutes. और दोनों के दोनों test tube को 20 से 30 मिनट के लिए मैंने undisturbed रख दिया. saliva जो माउथ के अंदर होती है लाल. Now Add a few drop of dilute iodine solution to the test tube. मैंने हर एक टेस्ट ट्यूब यानी कि A और टेस्ट ट्यूब B के अंदर कुछ ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन के डाल दी. In which test tube do you observe a color? तो किस टेस्ट ट्यूब में आपको कलर मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा? What does this indicate about the presence or absence of starch in the two test tube? तो आप बताइएगा किस टेस्ट ट्यूब में स्टार्च प्रेजेंट है और किस टेस्ट ट्यूब में स्टार्च एब्सेंट है. What does this tell us about the action of saliva on starch? तो क्या एक्शन है saliva का starch के ऊपर. ठीक है, देखो टेस्ट ट्यूब A के अंदर हमने क्या डाल दी, saliva डाल दी थी, और टेस्ट ट्यूब B के अंदर हमने saliva नहीं डाली थी. तो saliva के अंदर एंजाइम्स होता है. ठीक है, क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं. वो एंजाइम्स किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, स्टार्च के साथ रिएक्शन कर लेगा और उसे ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट को सिंपल ग्लूकोज में ब्रेक कर देगा. ओके, अगर वो ग्लूकोज में ब्रेक हो गई तो वहां स्टार्च नहीं बचेगा. अगर स्टार्च नहीं होगा टेस्ट ट्यूब ए में तो आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा. मींस टू से उसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा. बट टेस्ट ट्यूब बी के अंदर कोई सलाइवा नहीं है, ओनली स्टार्च सॉल्यूशन है. और जैसे ही स्टार्च सॉल्यूशन है तो आयोडीन स्टार्च कॉम्प्लेक्स बना लेगी और ब्लू ब्लैक कलर आपको मिलेगा. मींस टू से टेस्ट ट्यूब बी के अंदर स्टार्च है और टेस्ट ट्यूब ए के अंदर स्टार्च नहीं है, क्योंकि स्टार्च की और स्टार्च के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था उसकी और सलाइवा के अंदर जो एंजाइम है उनकी आपस में रिएक्शन हो गई है, जिसकी वजह से स्टार्च वहां प्रेजेंट नहीं रहा. ओके, नाउ We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. हम बहुत तरह के भोजन खाते हैं जो एक ही digestive tract से एंट्री करते हैं, पास आउट होते हैं. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. ना आमतौर पर प्राकृतिक रूप में food has to be processed to generate particle. तो food को processing की जाती है, food का further breakdown किया जाता है which are small and the same texture और छोटे-छोटे parts में और same texture में कन्वर्ट हो जाता है. This is achieved by crushing the food with our teeth. ये कैसे होता है, हमारे दांत है उसे क्रश कर देते हैं, पीस देते हैं उस फूड को. Since the lining of the canal is soft, क्योंकि हमारी कैनाल की लाइनिंग जो मैंने एलिमेंट्री कैनाल बताई है उसके अंदर वाले पार्ट लाइनिंग वो काफी सॉफ्ट होती है. The food also wetted to make its passes smooth. तो फूड को वेट भी कर दिया जाता है, मतलब गीला भी कर दिया जाता है क्योंकि हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होती है. अगर वो फूड के साथ मिक्सअप होगी तो डेफिनेटली वो गीला हो जाएगा और वो स्मूथ हो जाएगा, काफी सॉफ्ट हो जाएगा, और शो दैट जो उसका पैसेज स्मूथली हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाता चला जाए. नाउ व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आवर माउथ वाटर्स. ठीक है, जब भी हम कुछ खाने की सोचते हैं, ठीक है, खाते हैं तो या हमें पसंद आता है कोई भी चीज खाने की तो हमारे माउथ से पानी निकलने लगता है. दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर. ये एक्चुअली आमतौर पर पानी नहीं है बट ए फ्लूइड, एक तरह का क्या है, फ्लूइड है. ओके, एक लिक्विड है कॉल्ड स्लाइवा, जिसे आप स्लाइवा बोल सकते हो, सेक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स. जो हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है वो सिक्रेट करती है इस स्लाइवा फ्लूइड को. ठीक है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर. दूसरा जो एस्पेक्ट है फूड का, वी इंजेस्ट इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर. ठीक है,
तो हम इसे इंजेस्ट करते हैं, मतलब काफी कॉम्प्लेक्स फूड, काफी जिसके अंदर काफी बड़े-बड़े पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे हम इनटेक कर लेते हैं। इफ इट इज सो टू बी absorbed from the alimentary canal, it has to be broken down into smaller pieces। अगर हमारी alimentary canal इसे absorb कर लेगी तो डेफिनेटली इसे छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देगी। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो कुछ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जिसे आप क्या बोल देते हैं, एंजाइम बोल देते हैं। उन्हीं का फंक्शन होता है कि स्मॉलर लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देना, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में परिवर्तित कर देना। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम। सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है कॉल्ड salivary amylase। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, salivary amylase। कौन सा होता है, salivary amylase एंजाइम होता है that breaks down the starch which is a complex, जो स्टार्च को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है into a simple molecule that is sugar। सुगर मॉलिक्यूल के अंदर। नाउ स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, काफी बड़ा मॉलिक्यूल है स्टार्च, और स्टार्च को सुगर के अंदर परिवर्तित कर देता है कौन, salivary amylase। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ के अंदर, मुंह के अंदर। नाउ द फूड इज मिक्स्ड thoroughly with saliva। फूड को पूरी तरीके से सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया जाता है एंड मूव अराउंड द माउथ, और माउथ में चारों तरफ घुमाया जाता है व्हाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। जब हम चबाते हैं तो हमारी जो मस्कुलर टंग होती है, जो हमारी जीवा होती है, जीभ होती है, वो क्या करती है, भोजन को सलाइवा के साथ मिक्सअप कर देती है, और हमारे दांत क्या करते हैं, उसे क्रश करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। और सलाइवा के अंदर तो salivary amylase होता है, तो हाइड्रोलाइसिस माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ के अंदर ही केमिकल चेंज यानी कि केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। मींस टू से स्टार्च सुगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ salivary amylase that is present in saliva। Now it is necessary to move the food in the regulated manner along the digestive tract if it do so that it can be processed properly in each part। तो it is necessary, काफी जरूरतमंद है, to move the food in the regulated manner। माउथ के अंदर से उसके बाद ईसोफेगस से फूड आएगा, ठीक है, इसके बाद इसे ईसोफेगस में आएगा, ईसोफेगस में दोबारा फिर प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद कहाँ चला जाएगा, स्टमक के अंदर चला जाएगा। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स। जो हमारी लाइनिंग है कैनाल की, इनमें मसल्स होती हैं काफी, दैट कंट्रैक्ट रिथमेटिकली, जो कंट्रैक्ट करती है रिथमेटिकली, ठीक है। कंट्रैक्ट का मतलब प्रेशर अप्लाई करती है फूड पर। मान लो फूड यहाँ आ गया, ठीक है, मान लो ये फूड है, ये इतना यहाँ आ गया, ठीक है, तो ये इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी फूड के ऊपर, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसे मूव कराने की कोशिश करेगी, ठीक है, आगे की तरफ, सो दैट स्टमक की तरफ जाए। दैट कॉन्ट्रैक्ट रिथमेटिकली, वो बार-बार कॉन्ट्रैक्ट आती है इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ताकि जो मेरा भोजन है, जो सॉफ्टेड फूड है, जो सॉफ्ट बना दिया है ग्लूकोज शुगर का मॉलिक्यूल है, वो आगे की तरफ जा पाए। दीज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स अकर ऑल अलोंग द गट। तो ये पूरे गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होती है। तो कौन सी मूवमेंट होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, बैकवर्ड नहीं होती, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होती है, क्योंकि भोजन हमने एक बार खा लिया तो वापस तो आएगा नहीं, आगे की तरफ चलता रहेगा। अगर आप एक्सेस में फूड खाते हो तो वोमिटिंग हो सकती है, अदरवाइज वोमिटिंग नहीं होगी। अगर आप नॉर्मल हेल्थी फूड खाते हो तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा वो। फ्रॉम द माउथ फूड इज टेकन टू द स्टमक। माउथ से स्टमक की तरफ जाता है फूड थ्रू द फूड पाइप और इसोफेगस। देखो दिस इज माउथ, ये माउथ है, यहाँ से ये दिस इज अ फूड पाइप, ठीक है, यहाँ तक फूड पाइप है, और फूड पाइप के बाद दिस इज स्टमक, ठीक है। माउथ से स्टमक तक किसके थ्रू जाता है, इसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू हमारा भोजन जाता है। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन, ठीक है, काफी बड़ा ऑर्गन है, विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर। जब फूड इसके अंदर एंट्री करता है तो एक्सपैंड करता है ये, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर फूड स्टमक के अंदर एंट्री करता है तो इज द स्टमक विल एक्सपैंड और कंट्रैक्ट, तो डेफिनेटली स्टमक विल एक्सपैंड। स्टमक क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, उसका साइज बढ़ जाएगा। ओके, नाउ द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विद द डाइजेस्टिव जूस। तो डेफिनेटली स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, जो उसकी वॉल्स हैं, ठीक है, जो अंदर वाली वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, स्टमक के ऊपर प्रेशर लगाएगी मस्कुलर वॉल्स, सो दैट जो मेरा फूड स्टमक के अंदर गया है, अगर अनडाइजेस्टेड बचा हुआ है तो डाइजेस्टिव जूस के साथ मिक्सअप हो जाए। द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। तो डाइजेशन इन द स्टमक इज टेकन केयर बाय द
गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जो गैस्ट्रिक जूस निकालती है। प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, स्टमक की वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वहां पर डाइजेशन होता है। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है। अब हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, तो डेफिनेटली हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम कौन सा रिलीज होता है? पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ठीक है, किसको डाइजेस्ट करना? प्रोटीन को। प्रोटीन का पाचन करना किसका फंक्शन है? पेप्सिन का। और ये पेप्सिन मिलता कहाँ है? हमारे स्टमक के अंदर एंड मुकस, और मुकस मेम्ब्रेन भी वहां पर प्रेजेंट होती है। नाउ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, जो एसिड है तो डेफिनेटली वहां एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, व्हिच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो मेरा जो पेप्सिन एंजाइम है एक्टिवेट एसिडिक मीडियम में होगा, मतलब इसका एक्शन, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर मीडियम में से एसिडिक मिलेगा तो डेफिनेटली जो मेरा पेप्सिन है एसिडिक मीडियम में एक्शन लेगा और प्रोटीन को उनके फर्दर अमीनो एसिड यानी कि सिंपल सब्सटेंसेस अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल। तो पेप्सिन किस मीडियम में एक्ट करता है? एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है। तो पेप्सिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ मिलता है? तो डेफिनेटली स्टमक के अंदर हमें मिलता है। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड? तो कोई इस एसिड का कोई अदर फंक्शन भी हो सकता है? यस, ये एसिड हमारी बॉडी को हार्म भी पहुंचाता है। ओके, नाउ the mucus protect the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition। जो मेरा mucus है वो हमारे स्टमक को बचाता है अगर एक्सेस में एसिड निकल जाए, हम अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी हो जाती है तो। ओके, नाउ उससे पहले हम देख लेते हैं पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स हैं स्टमक, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। दिस इज टंग, यहाँ पर टंग है। दिस इज बकल कैविटी और माउथ बोल सकते हैं। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, हमारे माउथ में 3 डक्ट होती हैं सलाइवरी ग्लैंड की। ओके, नाउ दिस इज esophagus और यू कैन से फूड पाइप। आफ्टर दैट दिस इज स्टमक, ये स्टमक है। एंड दिस इज डायफ्राम, क्या है ये? डायफ्राम ऊपर की तरफ, ठीक है, इसके नीचे भी अंदर होता है। नाउ दिस इज लीवर, ये मेरा लीवर है और लीवर में ही गॉल ब्लैडर होता है। नाउ दिस इज अ बाइल डक्ट, तो बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। नाउ उसके बाद जो मेरा स्टोमक है वो कहाँ खुलता है? पैनक्रियाज में। ठीक है, ये क्या है? पैनक्रियाज। आफ्टर दैट दिस गोइंग इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दिस इज और एनस, एंड लार्ज इंटेस्टाइन में आउट फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दैट इज नॉट अपेंडिक्स। ओके, नाउ We have often heard adults complaining about acidity। आपने सुना होगा कि normally acidity हो जाती है adults को। Can this be related to what has been discussed above? क्या इससे related है? Yes, अगर acid HCl ज़्यादा release होगा तो definitely हमारे stomach के अंदर acidity हो जाती है। Now, the exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscles। देखो, exit of food from the stomach, जहाँ stomach है, stomach के अंदर फूड गया, फूड अब स्टोमक से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वहां पर स्पिंक्टर्स मसल होती हैं। क्या होती हैं? स्पिंक्टर मसल्स होती हैं विच रिलीजेस इट इन स्मॉल अमाउंट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका कुछ अमाउंट किसके अंदर खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है। स्पिंक्टर मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो फूड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराती है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑब्स्टेकल कर देती है, रोक देती है। पीछे की तरफ मोशन में मूव नहीं कराती बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने की कोशिश, भेजने की कोशिश करती है। फ्रॉम द स्टोमक द फूड नाउ एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक से फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हिच इज फिटेड इनटू अ कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉलिंग। बहुत ज्यादा कॉलिंग है, बहुत ज्यादा मुड़ी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन। एज यू कैन सी, देखो दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, कितनी ज्यादा कॉलिंग है। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉलिंग है और हाईली कोइल्ड है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। और एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा पार्ट यही है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। तो जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होती है, वो डिपेंड करता है वो कैसा भोजन खाते हैं। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ हर्ब्स को खाते हैं। ठीक है, दैट इज ग्रास ईटिंग एलिमेंट। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीडेड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एनिमल्स क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं। ठीक है, उनकी जो इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो काफी लंबी होती है, विच अलाउ टू द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। जिसे डाइजेस्ट करना पड़ता है, किसे? सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करना पड़ता है। ग्रास ईटिंग एलिमेंट्स सेलुलोज को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। मीट को, मांस को डाइजेस्ट करना काफी आसान है। हैंस कार्निवोर्स जो
लाइक टाइगर्स, फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स हैं जो मांस खाते हैं, हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, छोटी होती है। तो कीप इन माइंड दोज एनिमल्स विच ईट मांस और यू कैन से मीट, जो मीट खाते हैं उनकी इंटेस्टाइन स्मॉल होती है बिकॉज मीट इज इजी टू डाइजेस्ट, मीट को पचाना काफी आसान काम है। लेकिन जो ग्रास ईटिंग एलिमेंट है उनके इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है काफी लंबी होती है। ओके, रीजन पता चल गया आपको, तो कीप इन माइंड कई बार आ सकता है कि जो साइलोज डाइजेस्टेड एनिमल्स हैं जो फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, छोटी होती है, ठीक, और क्यों होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। ओके, इट रिसीव द सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पज, तो यहाँ पर लीवर से जो सिक्रीट होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और पैनक्रियास से जो सिक्रीट होगा वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक, जो फूड होता है स्टोमक से आता है वो एसिडिक होता है क्योंकि उसके अंदर HCl मिला हुआ होता है and has to mean alkaline for the pancreatic enzyme, और जो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस या फिर उसके अंदर घुले हुए एंजाइम है वो आते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन में आना है तो एसिडिक नेचर का, ये बेसिक नेचर का है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, न तो मीडियम एसिडिक रहेगा और न ही बेसिक रहेगा। बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लेसेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स, जो बाइल जूस है, क्या बोला मैंने, बाइल जूस है वो किसके ऊपर एक्शन लेगा, फैट के ऊपर एक्शन लेगा, मतलब फैट को डाइजेस्ट कराएगा। किसे डाइजेस्ट कराएगा, फैट को डाइजेस्ट कराएगा। नाउ फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, बड़े बड़े गोलों की फॉर्म में क्या होता है, फैट प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम, इसीलिए काफी डिफिकल्ट टास्क है एंजाइम के लिए फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। नाउ बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, जो बाइल सोल्स है, ठीक है, जो बाइल जूस निकल रहा है गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, वो उन लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम एक्शन है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब एंजाइम आसानी से उसे ब्रेक कर पाते हैं। दिस इज सिमिलर टू एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट, ये वही काम कर रहा है जिस तरीके से सोप डर्ट को बाहर निकाल देता है, उसी तरीके से लार्ज ग्लोब्यूल्स को जो बाइल सोल्ट है वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। दैट वी हैव लर्न इन चैप्टर 4, चैप्टर 4 में आप पढ़ चुके हो क्लास 10 के ही। द पैनक्रियास सिक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रिया का क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियास से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, विच कंटेन एंजाइम्स लाइक, देखो अब ध्यान देना है, पैनक्रियास के अंदर पैनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, कौन से, ट्रिप्सिन, और सेकंड एंजाइम लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, तो डेफिनेटली प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ट्रिप्सिन, ठीक है। और एक और एंजाइम पड़ा था स्टोमक के अंदर पेप्सिन, वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा था, लेकिन पेप्सिन किस मीडियम में एक्शन लेता है, एसिडिक मीडियम में, लेकिन ट्रिप्सिन न्यूट्रल मीडियम में। ओके, नॉर्मली स्लाइट अल्कलाइन भी हो सकता है। नाउ तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करेगा, ट्रिप्सिन, और लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट, और फैट को डाइजेस्ट कौन करेगा, कौन पचाएगा, लाइपेज, लाइपेज नाम का एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करता है। ओके, द walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice, जो small intestine की wall है, अंदर वाली दीवारें हैं, वो भी intestinal juice secrete करती है। Okay, the enzyme present in it finally convert the protein into amino acids, तो जो एंजाइम थे पेप्सिन ट्रिप्सिन वो क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट कर रहा है, स्लाइवरीन अमाइलेज, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारी स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट है, एंड फैट्स एंड इनटू फैटी एसिड्स, फैट को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है कौन, लाइपेज, ठीक है, लाइपेज फैट और फैटी एसिड को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और लीवर के अंदर भी फैट का डाइजेशन होता है। सिंपल, डाइजेस्टिव फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, जो भी डाइजेस्टिव फूड है, जो पचा हुआ भोजन है, वो किसके द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा। ओके, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, which increase the surface area for absorption. Now, the inner lining of small intestine के अंदर वाली सरफेस पर छोटी-छोटी लाइनिंग होती है। लाइनिंग मीन्स टू से न्यूमरस का मतलब a number of finger like प्रोजेक्शंस, ठीक है, उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जो इनर साइड में निकली हुई होती है, जैसे हम बोल देते हैं विलाई, क्या बोल देते हैं, विलाई। तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज विलाई,
तो विलाई क्या होता है? द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई. द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और यू कैन से फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑन द इनर वॉल ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाई? विलाई का काम क्या है? व्हिच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. आपको देखो, अगर विलाई बहुत ज्यादा होंगे उंगली जैसी तो वहां पर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होने वाला है. अगर सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा तो डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा. मान लो ये मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इसके अंदर विलाई है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओके, बहुत फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरीके से बहुत सारी विलाई इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं. डायग्राम ढंग से नहीं बन रहा, ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है. तो जिसकी वजह से सरफेस एरिया आप खुद देखो, अगर स्ट्रेट होती तो सरफेस एरिया इतना होता, लेकिन जैसे ही विलाई बनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में तो सरफेस एरिया बढ़ गया, है ना, बढ़ गया. जो ये सरफेस एरिया बढ़ गया, अगर सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो वहां से एब्जॉर्प्शन जो हो रहा होगा फूड का, डाइजेस्टिव फूड का, वो भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है. वो भी क्या होगा? बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन होने वाला है वहां से. ओके, नाउ The villi are richly supplied with blood vessels. तो villi के अंदर blood vessels से direct connected होती है villi, which take the absorbed food to each and every cell of the body. जो क्या करती है? absorbed food ले लेती है और हर सेल के पास पहुंचा देती है. वही it is utilized for operating energy. जहाँ पर energy लेने के लिए हम इसका utilization करते हैं. Okay, building up new tissues को बनाने के लिए, नए नए ऊतक बनाने के लिए हम इसका utilization करते हैं energy का. And repair of the old tissue, और जो पुराने टिश्यू हो चुके हैं, जो खराब हो चुके हैं टिश्यू हमारे ऊतक, उन्हें रिपेयर करने के लिए भी इसका यूटिलाइजेशन होता है. नाउ द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. अब भी कुछ अनएब्जॉर्ब या फिर अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, उस फूड को हम कहां सेंड कर देते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर देते हैं. वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल. जो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स है उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करती है. तो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कहां होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनस. जो रेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है. द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर. तो वहां पर भी एनल स्फिंक्टर होता है, किस्म का ढक्कन होता है जो ओपन हो जाता है और हमारी बॉडी से क्या निकल जाता है? वेस्ट मटेरियल निकल जाता है. नाउ डेंटल कैरीज क्या होता है? डेंटल कैरीज और टूथ डिके कॉजेस ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ एनिमल एंड डेंटाइट. जो मेरा एनिमल है, दांतों का जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, ठीक है, और डेंटाइन की भी वही होता है, उसका ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है. इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूसेस एसिड दैट सॉफ्टन्स और डीमिनरलाइजेस द एनिमल. इसका मतलब क्या है? अगर हमारे माउथ के अंदर कुछ फूड पार्टिकल रह गए, ठीक है, तो वहां पर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे. बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो हमारे माउथ के अंदर शुगर तो होता ही है. क्यों शुगर होता है? क्योंकि स्लाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, वो एंजाइम स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है. अब शुगर पर एक्शन लेगा बैक्टीरिया और वहां एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है. क्या प्रोडक्शन, किसका प्रोडक्शन हो जाएगा? एसिड का प्रोडक्शन हो जाएगा. दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइजेस द एनिमल. जो एनिमल को खत्म करता है, ठीक है, एनिमल को कोरोड करता है, खराब करता है, सॉफ्ट कर देगा और उसे डीमिनरलाइज कर देगा. मतलब उसके अंदर से जितने भी मिनरल मॉलिक्यूल, कैल्शियम के मिनरल, तो वो निकाल देगा. अगर कैल्शियम वहां से निकल गई तो उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी. द मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म अ डेंटल प्लैग. तो क्या होगा? प्लैग, प्लैग हिंदी में प्लाग बोल देते हैं. येलो कलर का मटेरियल होता है जो दांतों के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है, जो दांतों के ऊपर चिपक जाता है येलो कलर का मटेरियल, वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं हमारे माउथ के अंदर और उसके बाद वहां से एसिड निकलते हैं, शुगर डिस्ट्रॉय होती है, डीमिनरलाइज हो जाता है और फूड पार्टिकल के साथ स्टिक कर जाते हैं टीथ पर, जिसकी वजह से प्लाग जमता है हमारे दांतों पर. सलाइवा कैनॉट रीच द टूथ डिके सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज अ प्लाग कवर्स द टीथ. क्योंकि प्लाग ने दांतों को कवर कर लिया है और दांतों के अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है, दांतों के अंदर बैक्टीरिया है, एसिड है, तो वहां एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए सलाइवा तो पहुंचेगी नहीं, ठीक है, सलाइवा कांटेक्ट खत्म कर देगा और अंदर ही अंदर एसिड बनता रहेगा, कलेक्ट होता रहेगा और वो एसिड हमारे दांतों को डिस्ट्रॉय करता रहेगा, डिके करता रहेगा, खराब करता रहेगा, ब्रेक करता रहेगा. नाउ ब्रेसिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लैग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड. इसलिए हमें दांतों को क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद. अगर हम खाना खाने के बाद ब्रश करेंगे दैट रिमूव्स द प्लैग बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस
एसिड, तो उससे पहले प्लैक को रिमूव कर देगा। जो येलो कलर का मटेरियल हमारे दांतों पर लगा हुआ है व्हाइट कलर का, येलो कलर का, उस प्लैक को बाय बर्सिंग के थ्रू हम रिमूव कर देते हैं। अगर उससे पहले अगर रिमूव कर ही देंगे तो डेफिनेटली बैक्टीरिया वहां ग्रो करेगा नहीं। अगर बैक्टीरिया ग्रो करेगा नहीं तो एसिड का प्रोडक्शन होगा नहीं, जिसकी वजह से हमारे दांत बचे रहेंगे। ओके, इफ अनट्रीटेड, अगर अनट्रीटेड मींस अगर टूथब्रश नहीं करते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वाइट द पल्प, तो हमारे पल्प के अंदर, जो दांतों के ऊपर पल्प होता है ना, उसके अंदर भी घुस जाते हैं, कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों में, गम्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, एंड इन्फेक्शन, और कई बार इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। अगर फिर भी हम एक्शन नहीं लेते तो क्या हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, और आफ्टर दैट स्कर्वी डिसीज हो सकती है। ओके, नेक्स्ट रेस्पिरेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट।